सभी सुनने वालों का स्वागत है द डीप डाइव में। नमस्कार। आज हम सरकारी कर्मचारियों के लिए जो भत्ते हैं उनसे जुड़े कुछ जरूरी और कह सकते हैं अक्सर पूछे जाने वाले सवालों पर बात करेंगे। जी हाँ, कई बार कंफ्यूजन रहता है नियमों को लेकर। बिल्कुल। और हमारे पास है कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग यानी DOP-NT के कुछ आधिकारिक स्पष्टीकरण। तो कोशिश करेंगे कि चीजें थोड़ी साफ हों। जरूर जरूर। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे आम भत्ते से, बच्चों की शिक्षा भत्ता CEA। ये बहुत कॉमन है पर सवाल भी उतने। हाँ, CEA को लेकर सवाल अक्सर आते हैं। सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा सवाल, ये कितने बच्चों के लिए मिलता है? देखिए, आमतौर पर तो ये सरकार के पहले 2 जीवित बच्चों तक ही सीमित है। अच्छा, सिर्फ 2? हाँ, पर इसमें कुछ कह सकते हैं अपवाद हैं। जैसे मान लीजिए दूसरे बच्चे के जन्म के समय जुड़वा हो गए या उससे ज्यादा बच्चे हुए। ओके। या फिर एक और स्थिति है, नसबंदी ऑपरेशन फेल हो गया और उसके बाद बच्चा हुआ, तो उस तीसरे बच्चे के लिए भी मिल सकता है। अच्छा। हाँ, लेकिन सिर्फ ऑपरेशन फेल होने के बाद जो पहला बच्चा हुआ उसके लिए। और इसमें यह जरूरी नहीं कि आपने पहले या दूसरे बच्चे के लिए कभी क्लेम किया था या नहीं। और मान लीजिए किसी की दूसरी शादी हुई है तो भी नियम वही रहेगा। भत्ता कर्मचारी के जो कुल जीवित बच्चे हैं उनमें से सबसे बड़े 2 के लिए ही मिलेगा। अच्छा, ये स्पष्टीकरण महत्वपूर्ण है। अब आते हैं छोटे बच्चों पर, जैसे नर्सरी, LKG, UKG वाले बच्चे, उनके लिए क्या? और स्कूल की मान्यता, ये भी एक मुद्दा है। हाँ बिल्कुल। देखिए, नर्सरी में एडमिशन के लिए कोई न्यूनतम आयु सीमा नहीं रखी गई है। कोई मिनिमम एज नहीं? नहीं, ऊपरी सीमा है सामान्य बच्चों के लिए 20 साल और अगर बच्चा दिव्यांग है तो 22 साल। ठीक है। लेकिन जो आपने मान्यता की बात कही वो बहुत जरूरी है। स्कूल का केंद्र या राज्य सरकार या किसी मान्यता प्राप्त शैक्षिक प्राधिकरण से, मतलब जैसे बोर्ड्स होते हैं, उनसे मान्यता प्राप्त होना चाहिए। और ये प्री प्राइमरी मतलब नर्सरी, LKG, UKG पर भी लागू होता है? जी हाँ, सख्ती से। पहली क्लास से पहले की क्लासेस पर भी ये मान्यता वाला नियम लागू होता है। बिना मान्यता प्राप्त स्कूल के लिए आप क्लेम नहीं कर सकते। समझ गई। तो मतलब सिर्फ फीस दे देना काफी नहीं, स्कूल का रिकॉग्नाइज्ड होना जरूरी है। अच्छा, अब ये बताएं कि कौन कौन सी फीस इसमें कवर होती है। लोग अक्सर पूछते हैं यूनिफॉर्म का क्या, किताबों का, ट्रांसपोर्ट का। हाँ, ये बहुत आम सवाल है। तो CEA में शामिल है ट्यूशन फीस, एडमिशन फीस, लैब फीस अगर है तो, लाइब्रेरी फीस, गेम्स या स्पोर्ट्स की फीस। और अगर स्कूल किसी खास सब्जेक्ट या प्रैक्टिकल के लिए सीधे कोई फीस लेता है तो वो भी शामिल है। ठीक है। इसके अलावा हर एकेडमिक साल के लिए स्कूल जो टेक्स्ट बुक्स बताता है उनका एक सेट, और स्कूल जितनी नोटबुक्स कहता है उतनी नोटबुक्स। अच्छा, नोटबुक्स भी? जी। और स्कूल यूनिफॉर्म के 2 सेट प्रति वर्ष और साथ में एक जोड़ी जूते, इनका खर्च भी रिम्बर्स होता है। जूते भी शामिल हैं। ठीक है, पर क्या शामिल नहीं है ये जानना भी जरूरी है। बिल्कुल। ध्यान देने वाली बात यह है कि ट्रांसपोर्ट फीस, मतलब बस का किराया वगैरह, वो कवर नहीं होता। ओके। एनुअल चार्जेस जो स्कूल लेते हैं कई बार, वो भी नहीं। स्कूल बैग, पानी की बोतलें, पेन, पेंसिल, दूसरी स्टेशनरी, ये सब इसमें शामिल नहीं है। हाँ, एक बात और, डेवलपमेंट फीस या पेरेंट्स कंट्रीब्यूशन जो कुछ स्कूल लेते हैं वो कुछ शर्तों के साथ मिल सकता है, खासकर अगर स्कूल ट्यूशन फीस नहीं लेता है। अच्छा। और केंद्रीय विद्यालय के बच्चों के लिए जो विद्यालय विकास निधि होती है, VVN, उसकी प्रतिपूर्ति हो जाती है। ठीक है, तो मोटी बात यह है कि ट्रांसपोर्ट, स्टेशनरी, बैग वगैरह खुद खरीदने होंगे। अच्छा, एक दिलचस्प स्थिति सोचें, अगर कोई बच्चा एक ही क्लास दोबारा पढ़ता है तो फेल हो गया मान लीजिए। हाँ, अगर बच्चा किसी क्लास में फेल हो जाता है तो उस फेल हुई क्लास के लिए CEA दोबारा क्लेम किया जा सकता है। अच्छा, ये तो ठीक है। लेकिन यहाँ एक पेच है, अगर बच्चा पास हो गया और फिर उसी क्लास में किसी दूसरे स्कूल में एडमिशन लेता है। क्यों? शायद स्कूल बदल लिया? हाँ, वजह कोई भी हो, अगर पास होने के बाद उसी क्लास में दोबारा एडमिशन लिया तो उस साल के लिए CEA नहीं मिलेगा। ओहो, ये तो ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, अब शिक्षा भत्ते से ही जुड़ा है हॉस्टल सब्सिडी, इसके बारे में थोड़ा बताएं। जी, हॉस्टल सब्सिडी तब मिलती है जब कर्मचारी का बच्चा घर से, मतलब जहां कर्मचारी रहता है, वहां से कम 50 किलोमीटर दूर किसी रेजिडेंशियल स्कूल के हॉस्टल में रह रहा हो। 50 किलोमीटर की दूरी जरूरी है? हाँ, न्यूनतम 50 किलोमीटर। इसमें बच्चे के रहने का यानी बोर्डिंग, खाने का यानी लॉजिंग, और जो सामान्य फीस CEA में कवर होती हैं वो शामिल होती हैं। अच्छा। और सबसे जरूरी बात यह है कि हॉस्टल उसी स्कूल का हिस्सा होना चाहिए जहां बच्चा पढ़ रहा है, ये नहीं कि स्कूल कहीं और, हॉस्टल कहीं और। समझ गया। और ये सबके लिए है,
मतलब जिनकी नौकरी में ट्रांसफर होते हैं या नहीं होते, सबके लिए? हाँ, ये उन सभी कर्मचारियों के लिए उपलब्ध है जो ये शर्तें पूरी करते हैं, चाहे उनकी ट्रांसफर लायबिलिटी हो या न हो। ठीक है। अब बच्चों के देखभाल से जुड़ी एक और चीज, चाइल्ड केयर लीव CCL, इस पर क्या स्थिति है? इन दस्तावेजों के हिसाब से जो स्पष्टीकरण है उनके अनुसार CCL की सुविधा फिलहाल मतलब अभी सिर्फ महिला कर्मचारियों के लिए ही है। सिर्फ महिला कर्मचारी? जी। इन नियमों के आधार पर पुरुष एकल अभिभावक यानी सिंगल मेल पेरेंट इसके लिए पात्र नहीं है। ओके, ये नोट करने वाली बात है। चलिए अब थोड़ा अलग हटते हैं। अतिरिक्त काम के लिए मानदेय मतलब ऑनरेरियम, ये कब और कितना मिलता है? हाँ, ऑनरेरियम देखिए, ये रोजमर्रा के काम के लिए नहीं है। ये मिलता है कभी कभार किए जाने वाले ऐसे काम के लिए जिसमें कोई विशेष योग्यता लगी हो या बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ी हो। जैसे मान लीजिए विभागीय पदोन्नति समिति यानी DPC की बैठकों के लिए कुछ काम किया। ये सिर्फ इसलिए नहीं मिलता कि काम का बोझ थोड़ा बढ़ गया है। अच्छा, मतलब स्पेशल काम होना चाहिए। बिल्कुल, और इसकी सीमाएं भी तय है। एक कर्मचारी के लिए 1 साल में मंत्रालय या विभाग 5,000 रुपए तक दे सकता है और विभागाध्यक्ष यानी हेड ऑफ डिपार्टमेंट 2,500 रुपए तक। ठीक है। अनुवाद के काम के लिए भी मतलब ट्रांसलेशन के लिए भी तय दरें हैं। समझ गए। तो भाई इतने सारे नियम, शर्तें, स्पष्टीकरण, इन सब का निचोड़ क्या निकालें? मतलब क्या मुख्य बातें हैं जो ध्यान में रखनी चाहिए? बिल्कुल, नियम तो काफी हैं, पर इनका जो मूल उद्देश्य है वो सहायता देना है, लेकिन एक दायरे में। सबसे जरूरी है सही डॉक्यूमेंटेशन। हाँ, कागजात। हाँ, जैसे ओरिजिनल रसीद खो जाए तो स्कूल से अटेस्ट कराई हुई डुप्लीकेट रसीद चल सकती है, पर यह नियम दुकानों से खरीदे सामान जैसे यूनिफॉर्म या जूते पर लागू नहीं होगा। उनकी ओरिजिनल रसीद ही चाहिए। अच्छा। स्कूल की मान्यता, जैसा हमने पहले बात की, वो बहुत क्रिटिकल है। बिल्कुल। और एक और बात, हमेशा लेटेस्ट ऑफिस मेमोरेंडम यानी OM चेक करते रहना चाहिए, क्योंकि नियम बदल सकते हैं, अपडेट हो सकते हैं। जैसे डेवलपमेंट फीस को लेकर कुछ बदलाव का जिक्र इन स्रोतों में था। हाँ, अपडेट रहना जरूरी है। ये तो बहुत उपयोगी जानकारी दी आपने। हमारे सुनने वालों के लिए कोई एक आखिरी विचार या सवाल छोड़ना चाहेंगे जिस पर वो सोच सके? हाँ, एक बात सोचने वाली है, ये जो इतने विस्तृत नियम हैं, तो क्या ऐसा हो सकता है कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स में इनकी व्याख्या मतलब इंटरप्रिटेशन या इनको लागू करने का तरीका थोड़ा अलग हो? और अगर ऐसा हो पाए तो इसका कर्मचारियों पर क्या असर पड़ सकता है? मतलब नियमों में एक रूपता कितनी जरूरी है और क्या असलियत में थोड़ी बहुत भिन्नता देखने को मिलती है? ये एक सोचने का बिंदु हो सकता है। बिल्कुल सही कहा। ये सोचने वाली बात है कि नियम तो एक हैं, पर क्या उनका पालन हर जगह एक जैसा होता है? खैर, आज हमारे साथ जुड़ने और इतनी विस्तार से जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। उम्मीद है हमारे सुनने वालों को इस चर्चा से काफी मदद मिली होगी। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। धन्यवाद।